प्यारे विद्यार्थियों, इग्नो के स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे इकाई 18, जिसमें हमें पाठ्यक्रम में कहानी रोज़ निर्धारित की गई है। तो रोज़ कहानी पर हम आज चर्चा करेंगे। कहानी कैसी थी, कहानी के लेखक कौन हैं, कहानी को और किन किन नामों से जाना जाता है, कहानी लिखने का उद्देश्य क्या है और कहानी में किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। भारतीय समाज में स्त्री की क्या दशा है, क्या दिशा है और स्त्री जीवन में विवाह के पश्चात जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं उसके विषय में, स्त्री जाति की मानसिकता के विषय में इत्यादि सब विषयों पर इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी के पात्रों के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले कि कहानी के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा, मैं आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कहानी पूरी नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पे मैं आपको पूरी कहानी पढ़ के सुनाने वाला नहीं। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि सर हमको पूरी कहानी पढ़ के सुनाएंगे, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने व्याख्यान के माध्यम से मैं आप लोगों को कहानी समझाने की पूर्ण कोशिश करूँगा, पूर्ण प्रयास करूँगा। कहानी कैसी है, कहानी के प्रमुख बिंदु क्या हैं, कहानी की प्रमुख विषय वस्तु क्या है, कहानी में कैसे पात्र हैं, कितने पात्र हैं और उन सब पात्रों के चरित्र कैसे हैं, इन सब बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं, जो कहानी के लेखक हैं उनके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। तो कहानी के लेखक अज्ञेय, आप सब लोगों को पता है कि कहानी के लेखक कौन है, अज्ञेय है। लेकिन अज्ञेय जी का पूरा नाम, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, अक्सर बच्चों को ये नहीं मालूम होता और या अक्सर बच्चे उनका नाम जो है वो गलत लिख देते हैं। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मैं फिर दोहरा देता हूँ बेटे, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इनका जन्म जो है वो 7 मार्च 1911 को कुशीनगर में हुआ। 7 मार्च 1911 को कुशीनगर में इनका जन्म हुआ। रोज कहानी तो इनकी बहुत चर्चित कहानी है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है वो लेखक की और भी बहुत सारे कविता संग्रह, उपन्यास जो हैं या नाटक जो हैं वो बहुचर्चित रहे हैं। इनका शेखर एक जीवनी जो 2 भागों में है, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, चिंता, इत्यलम, भगनदूत इत्यादि सब रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगर आपको परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, लघु प्रश्नों में पूछ सकते हैं कि अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए या उनकी कुछ 2 या 3 प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए, तो आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के लिख सकते हो। कौन कौन से, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी आप चाहो तो लिख सकते हो, शेखर एक जीवनी। इसके 2 भाग हैं, अपने अपने अजनबी और उनके कुछ कविता संग्रह है, चिंता, इत्तलम, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार इत्यादि।
दोस्तों, विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों को जो हमारा आज का कहानी का विषय है, रोज़ कहानी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि रोज़ कहानी में क्या था, इस कहानी को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या था, कहानी में पात्र कैसे थे, कौन से पात्र थे, कितने थे। तो अगर मैं बात करूं रोज़ कहानी की, तो रोज़ कहानी में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि उस कहानी में 2 पात्र थे। 2 पात्र कौन से थे? एक तो थी मालती को हम कहानी की नायिका भी कह सकते हैं। पूरी कथा जो है, पूरी कहानी जो है वो मालती के इर्द गिर्द घूमती है। और दूसरे प्रमुख पात्र हैं मालती के पति, कौन? महेश्वर। तो मालती और मालती के पति महेश्वर जो हैं वो कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक पात्र जिसे मालती के बचपन का दोस्त भी कह सकते हैं और मालती उसे अपना भाई भी मानती है। लेखक वो सारी कथा, रोज़ कहानी की सारी कथा जो है उसी पात्र के माध्यम से कहता प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। तो रोज़ कहानी में विवाह के कुछ ही वर्षों में स्त्री जीवन में जो जड़ता आई है, वह वितृष्णा की स्थिति को रेखांकित कर सकने में जो लेखक है वो अत्यंत सफल रहा है। इसके अतिरिक्त विवाहित नारी के अभावों में घुटते पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी पर भी इस कहानी में प्रकाश डाला गया है। केवल यही नहीं, कहानी में मालती को एक हंसती खेलती युवती दिखाया गया है। कब? विवाह से पहले, विवाह से पूर्व। लेकिन वही हंसती खेलती युवती मालती विवाह के केवल 2 वर्ष पश्चात ही एक यंत्र मतलब एक मशीन की तरह बन जाती है। अब उसके जीवन में कोई हंसी खुशी नहीं रह गई। ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी कोमल भावनाएं जो हैं उनका दमन हो चुका है और वो केवल अपनी दिनचर्या में, जो उसकी दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक की जो उसकी दिनचर्या है, केवल वो एक यंत्र बन गई है उस दिनचर्या को पूरा करने वाला। उसमें विभिन्न काम आ जाते हैं, रसोई घर का काम भी आ जाता है, पति की सेवा भी आ जाती है, बच्चों की देखभाल भी आ जाती है। तो ये सब काम जो है उसकी दिनचर्या बन गई और यहाँ तक वो अपने इस उलझेवे में उलझ गई है कि उसके घर जो मेहमान आता है, उसके बचपन का मित्र, कहानी के पहले भाग में आप जब कहानी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कहानी में जो कहानी की शुरुआती हिस्सा है, कहानी का पहला भाग है, तो उसका दोस्त जो है, उसका भाई जो है, उससे मिलने के लिए उसके घर आता है। वो उसे उसके पास बैठी है, उसे चाय जलपान देती है, लेकिन उसके बावजूद उसकी इन सब कामों में उसे क्या नज़र आता है? केवल एक औपचारिकता। उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे पास तन से तो बैठी है लेकिन मन इसका कहीं और है। यहाँ तक कि वो उसके प्रश्नों के उत्तर भी सही से नहीं दे पाती या नहीं देती। तो सीमित दुनिया, अब उसकी दुनिया जो है, पहले तो आज़ाद थी, वो शादी से पूर्व वो आज़ाद थी, लेकिन अब उसकी दुनिया जो है सीमित हो गई और वो अपनी उसी सीमित दुनिया में ही सिमट करके रह गई। तो ऐसा कहानी में दिखाया गया है। जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कहानी में मालती की दिशा जो है वो कैसी दिखाई गई है।
शादी से पहले उसकी दशा क्या थी और शादी के बाद, विवाह के बाद उसकी दशा जो है वो क्या है। लेकिन दोस्तों, क्या लेखक का केवल मालती के जीवन के बारे में हमें बताना उद्देश्य है? नहीं, मालती तो केवल एक पात्र है। लेखक मालती के माध्यम से संपूर्ण स्त्री जाति, लेखक मालती के माध्यम से जो संपूर्ण स्त्री जाति है उसके बारे में वो हम लोगों को बताना चाहता है। अब संपूर्ण स्त्री जाति अर्थात ये केवल एक मालती के जीवन की समस्या नहीं है, यह एक क्या है, सामाजिक समस्या है। और यह सामाजिक समस्या जो है वो प्रत्येक स्त्री के जीवन का एक हिस्सा है, एक अंग है। उसे चाहकर भी या ना चाहकर भी अपनी इन समस्याओं से रोजाना रूबरू होना पड़ता है। ऐसा कहानी में दिखाया गया है। जो कहानी में अतिथि मालती के घर, हमने कहानी के जो पहला भाग है हम पढ़ते हैं कि उसके घर अतिथि आया है जो उसका दोस्त है बचपन का, या वो उसे भाई मानती है। तो उस अतिथि को ऐसा प्रतीत होता है उस घर में आने के पश्चात कि जैसे इस घर में क्या है, एक काली छाया मंडरा रही। अब वो काली छाया कौन सी है, किसकी है? अब वो काली छाया जो उसे लगता है कि इस घर पर एक काली छाया मंडरा रही है, वो काली छाया क्या है? वो क्या है? भय, तनाव, अपनेपन की कमी। तो ये उसे उस घर में जाकर के प्रतीत होता है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ अपनेपन की, लगाव की कमी है। लेखक जो है वो संपूर्ण स्त्री जाति विवाह के उपरांत जो उस पर घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उसके बारे में लेखक जो है हमें दिखाता हुआ, बताता हुआ प्रतीत होता है। लेखक द्वारा उत्साहहीनता अर्थात उसके जीवन में कोई उत्साह जो है वो रहा ही नहीं, उत्साह जो है उसके जीवन से समाप्त हो गया, धीरे धीरे लुप्त हो गया। और उस उत्साह की जगह उसके जीवन में एक ठंडापन आने लगा। ठंडापन अर्थात किसी बात को लेकर के ना ही कोई खुशी और ना ही कोई गम। अब कहानी में बच्चा गिरता है पलंग से, बार बार वो गिरता है, तो क्या दिखाया गया है कि चोट लगी उसको, तो ये तो चोट रोज ही लगती है, रोजाना, ये तो इसका नित्य प्रति का काम है, तो इस पर इतना ध्यान नहीं देते। काम है तो ये तो रोज करना है। मालती के पति जो हैं वो रोज़ाना सुबह पहले, वो डॉक्टर हैं पेशे से, महेश्वर उनका नाम है, तो रोज़ाना वो पहले क्लिनिक जाएंगे। तो उनके क्लिनिक जाने से पहले उनको चाय नाश्ता देना, फिर उनके क्लिनिक से आने के बाद उनके खाने का प्रबंध करना, फिर शाम को उनके जाने का और फिर रात को आने का। तो ये उनकी क्या है, ये रोज़ की दिनचर्या है और वो उसी दिनचर्या में घूम रही है। उस दिनचर्या से उसे निकलने का कोई रास्ता जो है वो नहीं दिखाई देता। और ये केवल एक मालती के जीवन की समस्या नहीं है, लगभग प्रत्येक स्त्री इसी दिनचर्या के चक्रव्यूह में फंसी हुई है और उसका संपूर्ण जीवन जो है वो इसी दिनचर्या के चक्र में, इसी रोज के चक्र में वो फंसा हुआ है, रोजाना वही काम। और अगर हम ऐसी नारी को भी ले लें जो दोहरा जीवन जी रही है, दोहरा जीवन कैसे कि
एक तो वो अपने घर के कामकाज जो उसके हैं, घर के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, वो निभाती दिखाई देती है हमें। और दूसरा, अगर वो किसी व्यवसाय से, किसी नौकरी से जुड़ी हुई है तो वहाँ भी वो इतनी ही ईमानदारी से काम करती हुई, या वहाँ भी हमारी इतनी ही आशा उससे की जाती है कि वो घर और परिवार और साथ साथ में नौकरी या व्यवसाय को भी अच्छे से चलाए, वो प्रत्येक जिम्मेवारी जो है अपनी वो अच्छे से निभाए। लेकिन पुरुष जो है, पुरुष समाज के बराबर उसको अधिकार नहीं दिए जाते। तो यही कुछ इस कहानी में है। यहाँ भी कहानी की जो पात्र है वो मालती, उसके जीवन में जो रोजाना का काम है उसकी दिनचर्या बन गई है। मालती के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है, यह दर्शाने की कोशिश की है कि भले ही स्त्री का विवाह हो गया, भले ही स्त्री का विवाह हो गया, लेकिन उसके मन की आकांक्षाएं, उसकी मनोकामनाएं या उसकी इच्छाएं अभी समाप्त नहीं हुई। वो जीना चाहती है, उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं जिनको वो पूरा करना चाहती है। उसे भी जीवन में प्रेम और अपनापन चाहिए, और यह अपनापन वो किससे चाहती है? अपने पति से। वो एक दिनचर्या से निकलकर एक यांत्रिक मशीन बनने की बजाय, वो अपनी एक रोजाना की दिनचर्या से निकलकर एक यांत्रिक मशीन बनने की बजाय क्या बनना चाहती है? एक इंसान बनना चाहती है। वो चाहती है कि उसे भी ऐसा महसूस हो कि वो जीवन को जी रही है, ढो नहीं रही। वो ये चाहती है कि वो भी जीवन को जी रही है, जीवन को ढो नहीं रही। कहानी में मालती के पति महेश्वर और उनके घर जो मेहमान आया है, वो दोनों बाहर पलंग पर बैठ करके गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और मालती जो है वो किचन में बर्तन जो है धोने का काम कर रही है। अब कहानी जब आप पढ़ोगे तो कहानी में कई जगह आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो मालती है वो हमेशा अपने काम में जुटी रहती है, व्यस्त रहती है। उसके पास किसी चीज़ और काम के लिए कोई समय ही नहीं है। केवल दिन की वही दिनचर्या जो है उसके जीवन का एक हिस्सा बन गई है, और उसका संपूर्ण जीवन जो है वो उसी हिस्से के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है। और ये दिनचर्या जो है वो अंदर ही अंदर मालती को ख़त्म करती जा रही है। उसका उत्साह जो है वो ख़त्म हो गया है, और उसके जीवन में एक नीरसता ने, एक ठंडेपन ने घर कर लिया है। कहानी में पात्रों की बदलती मानसिक स्थितियों को भी प्रस्तुत किया गया है। मानसिक स्थितियां कैसे बदली? पहले शादी से पूर्व वो कितनी खुश थी, उसकी मानसिक स्थिति कितनी अच्छी थी, वो हर काम को वो कितना अच्छे से करती थी, मन लगा के करती थी। लेकिन शादी के बाद उसकी मानसिकता जो है वो बदल गई, मानसिक स्थिति जो उसकी बदल गई। अब वो काम तो करती है, लेकिन एक औपचारिकता है उसके काम में आ गई है। कहानी का जो तीसरा भाग है, मध्य भाग भी कह सकते हैं, तीसरा भाग भी कह सकते हैं, तो उसके पति जो महेश्वर हैं उनकी दिनचर्या के बारे में भी कहानी में चर्चा की गई है लेखक के द्वारा। और इन सब बातों को कौन बताने की कोशिश कर रहा है? कहानी में किस पात्र ने हमें इन बातों से परिचित करवाया? वो कहानी
मालती का दोस्त, मालती का भाई, मालती के बचपन का साथी, वो हमें इन सब कहानियों, इन सब बातों के बारे में वो हमें बताते हुए चलता है। अब कहानी का अगर अंत की बात करें, कहानी का अंत कैसा है, तो कहानी के अंतिम भाग में जो घंटे की ध्वनि, घंटा घंटी मतलब घंटे की ध्वनि जो है वो सुनाई पड़ती है, और उस घंटे की ध्वनि के साथ ही जो मालती के जीवन जो है वो चलना शुरू होता है, और उस घंटे की ध्वनि के साथ ही मालती का जीवन जो है वो रुकता है। अर्थात घड़ी है, सुबह हुई तो सुबह जैसे घड़ी में 5 बजे 6 बजे तब से जीवन शुरू हो गया, और रात के 8 बजे तो जीवन समाप्त हो गए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। इन घर की जिम्मेदारियों के अतिरिक्त भी व्यक्ति की, प्रत्येक स्त्री की अपनी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, और अक्सर ये जो इच्छाएं हैं ये परिवार की जो स्थिति है, परिवार की जो ज़रूरतें हैं, उनके तले दब करके ये इच्छाएं स्त्री की समाप्त हो जाती हैं। ऐसा कहानी में दिखाने का प्रयत्न किया गया। तो अगर हम कहानी के शीर्षक की बात करें, ये अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि रोज का मतलब रोजाना, प्रतिदिन, नित्यक्रम, ये रोजाना है। ये केवल 1-2 दिन की या 1 हफ्ते की या 1 महीने की बात नहीं है, 1 माह की बात नहीं है। ये स्त्री के जीवन का रोजाना की दिनचर्या है, और इस दिनचर्या के पीछे, इस दिनचर्या के साथ उसका अपना जीवन जो है केवल एक यंत्र और एक मशीन बन के रह गया। उसमें एक जड़ता आ गई है। स्त्री की अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी कामनाएं सब जो हैं धीरे धीरे लुप्त होती दिखाई देती हैं, परिवार के बोझ के तले दबती हुई दिखाई देती है। और पुरुष समाज जो है उसका जो कर्तव्य है वो भी हमें दिखाने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है कि क्या केवल रसोई घर का काम या अन्य छोटे छोटे बाजार के काम केवल करना केवल स्त्री का दायित्व है? नहीं। अगर हम चाहें तो हम कंधे से कंधा मिला करके दोनों मतलब पति और पत्नी मिल करके परिवार को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। तो ये तो थी बच्चों आज की कहानी रोज। और मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि इस कहानी को गैंग्रीन नाम से भी जाना जाता है। गैंग्रीन जो है वो एक बीमारी है। शरीर का जब कोई अंग गल सड़ जाता है तो उसे काट कर फेंक दिया जाता है, और शरीर के इसी अंग और बीमारी को गैंग्रीन का नाम दिया गया। कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। कहानी के प्रमुख पात्र मालती, महेश्वर और मालती के बचपन का साथी। और कहानी का प्रमुख विषय स्त्री जाति की मानसिकता, उसके जीवन की यांत्रिकता, उत्साह की कमी, ठंडापन और विवाह के उपरांत आने वाली समस्याओं के बारे में कहानी में विशेष रूप से चर्चा
की गई है। तो इसी के साथ हमारी ये आज की जो कहानी है वो समाप्त होती है। आशा है आप लोगों को ये कहानी समझ आई, और इस वीडियो को सुनने के बाद जब आप कहानी पूरी पढ़ोगे या कहानी पढ़ने के बाद जब आप ये वीडियो सुनोगे तो आपको कहानी जो है, विषय जो है, लेखक की सोच जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी दूसरे नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।